Hey guys, welcome to Vrinda and Madhav, and finally I am back with the new chapter of my favorite history, Rise of Nationalism in Europe. So, Rise of Nationalism in Europe एक ऐसा चैप्टर है जो आप 10th के एंड तक आते आते आपको ये चैप्टर याद हुआ, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। मैंने जब ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था, मैं सच बताऊँ मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था इस चैप्टर में, लाइक कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं सोचती थी कि भाई इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो ये चैप्टर जब आप पहली बार पढ़ोगे आपको डर लगेगा, दूसरी बार भी डर लगेगा। और मैं आपको बताऊँ, मैंने बोर्ड के पेपर से एक दिन पहले जब ये चैप्टर पढ़ा था, मेरे को ये चैप्टर में तब भी डर लगा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार मैं इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन कोई आ गया, क्योंकि मेरे को पता था चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन कोई आ गया तो मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूँगी। मैं अभी आप लोगों को ये जो टॉपिक करवा रही हूँ आज, इंट्रोडक्शन है, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस बनते नहीं है वैसे ज़्यादा, और अगर बनता है तो 3 नंबर का ही बनता हो, वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता, आपकी यूटी में या फिर आपके उसमें या फिर 1 मार्कर में आ जाएगा। बट बोर्ड एग्ज़ाम में इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का मेरे एग्ज़ाम में तो आया था। मैं एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को चीज़ें बता सकती हूँ, ठीक है। मेरे एसएस में 98 मार्क्स आए थे, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो एसएस के लिए, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं वही कह रही थी, चैप्टर आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, और ये चैप्टर 10th के एंड तक आके आपको समझ आएगा कि अच्छा इस साल ये हुआ था, इस साल वो हुआ था। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अभी जून में ही ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूँ, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो इसमें आंसर फ्रेम करने में, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आंसर फ्रेमिंग करने में। रट आप लोगे, आई एम डैम श्योर आप रट लोगे, लेकिन इस चैप्टर को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा बैटल है, ठीक है। और उस बैटल को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इस प्यारी सी पिक्चर से। ये पिक्चर कुछ लोगों को डरा देती है, कुछ लोगों को पिक्चर बहुत स्वीट लगती है। मुझे पर्सनली पिक्चर पहली बार देखने में लगा कि हाँ ये क्या ब्लंडर मचा हुआ पिक्चर में, बट इस पिक्चर में कुछ ब्लंडर नहीं है। इस पिक्चर का नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। नाम देखो कितना प्यारा है, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये जो पिक्चर है ये रियल पिक्चर नहीं है कोई, ये पिक्चर एक सपना है, एक सपने को रिप्रेजेंट, एक ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रही है पिक्चर। ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक मतलब पूरी की पूरी दुनिया में रिपब्लिक्स हो, पूरी की पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो, ये पिक्चर उस चीज़ को सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस की सारे देश एक साथ रहें, एज इन प्यार से रहें, इनके बीच पे एक पीस पैक्ट बना रहे, ठीक है। और ये प्रिंट जो था, ये प्रिंट बनाया था फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो वेरी इंपॉर्टेंट, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, 1848 में प्रिंट बनाया था उन्होंने। अब पढ़ते हैं इस प्रिंट के बारे में, पहले इस प्रिंट को थोड़ा सा देख लो आप लोग, इस प्रिंट पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ ऊपर फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीसस क्राइस्ट, और यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स हैं इनके आसपास, इस सीन को देख रहे हैं। इस सीन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो तो आप लोगों को अब मैं टेक्स्ट से ही बताऊंगी। इन 1848 में फ्रेडरिक सूरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, 1 मार्क का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मेरे पेपर में आया था। 1848 में फ्रेडरिक सूरियो, नाम है फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, ठीक है। ये 4 प्रिंट में से एक प्रिंट है। 4 प्रिंट बनाए थे, और अपने उनका एक ड्रीम था, और उस ड्रीम को लेके उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ बनाई थी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और सोशली रिपब्लिक्स हो। ये जो पहली प्रिंट है, 4 प्रिंट्स थे तो ये पहला प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट है ये। फर्स्ट प्रिंट में दिखाया गया यूरोप और अमेरिका के लोगों को, कि सारे के सारे एजेस के, सारे के सारे सोशल क्लासेस के लोग हैं, मेन है, विमेन है, सारे एक लंबी सी ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और होमेज मतलब अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ये क्या है? ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये सारे यूरोप के और अमेरिका के लोग हैं, सारे देखो लंबी सी ट्रेन में से मार्च करते हुए आ रहे हैं, और ये अपनी होमेज, अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसे जैसे यहाँ से पास करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को याद होगा, हमने 9th क्लास पढ़ी है ना, ठीक है। 9th क्लास में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आर्टिस्ट थे, वो लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह दिखाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है
ये जो फीमेल फिगर हमें दिखाई गई है, इनके एक हाथ में टॉर्च है ऑफ एनलाइटनमेंट और एक हाथ में क्या था, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं खड़ी होती, वो है, और दूसरे हाथ में उनके पास है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। मैन, ठीक है, यहाँ पे मैन वर्ड ध्यान रखना। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं ज़मीन पे। ज़मीन पे यहाँ पे आप देखोगे ये ज़मीन है, और ज़मीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है क्राउन। ठीक है, ब्लैक, सॉरी मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते नहीं हैं चापलूसिया से। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आ गया यार, ब्लैक कलर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ज़मीन पे अगर आप देखोगे तो ज़मीन पे ये देखो, इस चीज़ पे गौर करो भाई, क्या है, क्राउन है। क्राउन क्या सिंबलाइज करता है, मोनार्की को। मोनार्की के जितने भी सिंबल्स हैं, उनकी जितनी भी रॉयल वगैरह वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे गिरी पड़ी। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को जो दिखाते हैं चीज़ें। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है, रुको, एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, या फिर मैं बेसिकली को एक रूल करने का एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जिसके पास पावर है उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्कियल गवर्नमेंट, राजा वाली सरकार, जिसमें गवर्नमेंट जो थी सेंट्रलाइज थी, एक ही जगह से सारे डिसीजंस होते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री होती थी और लोगों को रिप्रेस करती थी, लोगों के थॉट्स वगैरह को रिप्रेस करती थी। ठीक है, तो ग्राउंड में आ गया एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि मोनार्की के जितने भी सिंबल्स थे, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो उनका हथकड़ियाँ वगैरह हो, वो सारी नीचे गिरी पड़ी हैं। सूर्यों की यूटोपियन विजन, यूटोपिया मान लो एक ऐसी चीज़ होती है, यूटोपिया एक ऐसी चीज़ होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हम खाली उसको इमेजिन करते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि क्या मनवाऊँ यार, एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे करप्शन ना हो, जहाँ पे लोगों को मार्क्स के बेसिस पे जज ना किया जाए। क्या है ये, कि मैं अगर तुम्हें कहूँगी, पता है यहाँ पे ना ऐसा है कि ना मार्क्स के बेसिस पे ना लोग रिलेटिव्स ना आके मार्क्स नहीं पूछते, यहाँ पे ना लोगों को मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाता है। पता है उस देश में करप्शन, तुम कहोगे पागल हो गई है क्या, ऐसा होता है, ये जो चीज़ें पागल हो गई है क्या, ऐसा होता है, ये चीज़ यूटोपिया है। जो चीज़ आप इमेजिन करो, जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो चीज़ होती है यूटोपिया। मैं मान लूँ कि ना कल सारे के सारे नेता देश छोड़ गए, यूटोपिया भाई, सारे नेता देश कैसे छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऐसी चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं जो रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल लगता है, वो होते हैं यूटोपिया। अब इसकी एक्चुअल देख लो डेफिनेशन, अ विजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक ऐसा विजन जो इतना आइडियल है, इतना ज़्यादा आइडियल है कि ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा ये आइडियल होता है। आइडियल मतलब आदर्श। ठीक है, आप कहोगे कि यार एक है ना ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे ना सारे धर्म के लोग एक साथ रहते होंगे, आइडियलिस्टिक सोच है, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करना हो सकती है बट बहुत मुश्किल है एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो सूर्य का जो ये यूटोपियन विजन था, क्योंकि उस टाइम तो कोई देश वेश नहीं बना था। ठीक है, यूटोपियन विजन में जो दुनिया के जो लोग हैं उनको अलग अलग देश की तरह दिखा रखा है, और अलग अलग देश को हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से और उनके फ्लैग से हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस प्रोसेशन में, मतलब इस पूरे की पूरे हम कहेंगे रैली में, मान लो रैली में सबसे आगे है, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो पास कर चुके हैं, देखो ये देश जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं। ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, जो इस टाइम तक, मतलब कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, 1848 में प्रिंट आया था, तो 1848 तक ये दोनों देश बन चुके थे। उस टाइम जैसे हम आज देखते हैं ना कि आज इंडिया की बात मत करो, चलो आप एशिया की हम बात नहीं कर रहे, हम यूरोप की बात कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे ये चीज़ अभी कनाडा है, ये अभी यूरोप कह रही है, ये अभी ब्रिटेन है, ये अभी जर्मनी है, ये भी फ्रांस है, ये भी बेल्जियम है, ऐसा कुछ पहले नहीं था। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो हर जगह थी, वो छोटे छोटे डायनास्टीज़ में
डचीज़ में, कैंटन्स में, डचीज़, कैंटन्स, डायनास्टीज, मोनार्की, सब कुछ सेम मतलब है, ठीक है। छोटे छोटे किंगडम्स मतलब डिवाइडेड थे, शैटर्ड था सब कुछ, ठीक है। तो उस टाइम कोई देश नहीं था, मतलब आप लिटरली सोच सकते हो कि कोई देश ही ना हो दुनिया के अंदर, उस टाइम कोई देश नहीं था, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से। कहाँ है फ्रांस? ये क्या है? ये रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर है फ्रांस का, ठीक है। हम 9th पढ़ के आए हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से अगर हम फ्रांस को आइडेंटिफाई करें तो फ्रांस अभी जस्ट स्टैचू के पास पहुंचा, अभी जस्ट, ठीक है। मतलब फ्रांस बनने वाला है क्योंकि उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, ठीक है। अब फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग हैं जिनके पास ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। और इंटरेस्टिंगली उस टाइम भी, जिस टाइम सूर्य ने ही इमेज बनाई थी, उस टाइम जर्मनी के लोग एक यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं रहते थे, ठीक है। जो फ्लैग उनके पास है वो फ्लैग कैरी करता है एक लिबरल होप, एक फ्री आज़ाद वाले ख्याल, एक होप 1848 में कि बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं वो नेशन स्टेट बन जाएंगी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी मैंने क्या बात कर दी, 1848 में जर्मनी में कुछ हुआ था, ठीक है, जिससे लोगों के अंदर एक उम्मीद आई थी कि हाँ यार जर्मनी भी बन सकता है एक नेशन स्टेट, ठीक है, मतलब एक देश बन सकता है। जर्मनी पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, मतलब छोटे छोटे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे वो इस जगह रहते थे, कोई उस जगह, कोई उस जगह, ठीक है। इन सबको इकट्ठे करना, एक नेशन स्टेट बनाना, उनको एक देश बनाना और उनके ऊपर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डालना, इस चीज़ की लिबरल होप को ये फ्लैग दिखाता है। इस चीज़ के बारे में आपको और आगे समझ में आएगा, इस चीज़ का रेफरेंस आपको मैं आगे दूंगी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले टाइम पे, ठीक है। अच्छा, जर्मन के बाद है ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। आप ऊपर हेवन से, ऊपर कहूँगी जन्नत से, क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स जो हैं वो सीन को देख रहे हैं। इनको यूज़ किया गया है फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को, ब्रदरहुड को सिंबलाइज करने के लिए अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा भी फ्रेटर्निटी हुआ है, मैंने सबसे पहले आपको यही चीज़ बताई है, ठीक है। तो ये जो हमने इतना सारे ये जो पढ़ा, ये अब तक पढ़ा कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है, और ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मेरे को भी लगा था जब मैंने पहली बार चैप्टर पढ़ा था यार पिक्चर के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो हमें, लेकिन जब मैं बताऊँ, मैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे समझ आया, अच्छा ये पिक्चर ये थी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको तंग करने वाले, सेधने वाले चैप्टर, आपको गंदा सेधे गए चैप्टर। अच्छा, ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, इसी के साइड में, इन वट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो प्रिंट है यूटोपियन विजन दिखाता है, क्या ये चीज़ रियल में एग्जिस्ट कर नहीं सकती थी? देखते हैं। ये एक्चुअली जो आंसर है मैंने ब्रेनली पे डाला था, और जो मैंने ब्रेनली पे आंसर डाला था ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रेनली वाला जो मैंने आंसर लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। मैंने थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी पढ़ी है, जो बीए वगैरह किए, मेरे मम्मा पापा बीए के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा है। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही हैं ये आपकी उसमें नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दी हैं, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा होता जैसे कि मैं, जिसको यूपीएससी वगैरह करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो वो इंसान यहाँ से देख सकता है। तो यूटोपिया विजन क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है यूटोपियन विजन? जो टाइम पीरियड यूटोपिया है, सबसे पहले उसको दिया था एक इंग्लिश ट्रुथ सीकर ने, थॉमस मोर नाम था उनका, 1516 में दिया था। और एक्चुअली ये चीज़ आप छोड़ दो, पहली लाइन आप छोड़ दो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यूटोपिया का जो आइडिया है वो चॉइस का आइडिया दिखाता है और एक हायर सोसाइटी का आइडिया दिखाता है जो रियलिटी से बहुत दूर है, ठीक है। यूटोपियन विजन जो है एक स्टोरी है चेंज के लिए, चेंज के होप के लिए और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये जो पहली लाइन है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये पहली लाइन को आप स्किप भी कर सकती हो, ये लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो सेकंड भी नहीं है, आप ये लाइन ही देख लो, ठीक है। अच्छा, यूटोपियन से इट इज़ सपोज दैट समथिंग इज सो आइडियलिस्टिक दैट इट हैज़ नियरली नो डेंजर ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करने का उसको कोई चांस नहीं है, ठीक है।
The cause why Suryo created this turned into the fact he desired to visualize the disintegrated states below one state kingdom below a democratic. मतलब ये मेन आंसर है आपका कि क्यों सूर्यो का यूटोपियन विजन क्यों था, क्योंकि सूर्यो चाहता था कि सारे डिसइंटीग्रेटेड स्टेट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक वन स्टेट किंगडम बन जाए, जो उस टाइम पे सोचना तो बहुत दूर की बात थी। ठीक है, ये जो पहला प्रिंट था इसने आउटलाइन दिया कि सारे मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो एक आइडेंटिकल लाइन में आ रहे हैं और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी होमेज दे रहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में पर्सोनीफाई कर रही है फीमेल को। उनके पास टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एक हैंड में और दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, पढ़ चुके। अपने यूटोपियन इमेजिनेटिव प्रेसिएंट चीज़ में सूर्यो ने इमेजिन किया कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उस एरिया के वो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं और उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं उनके फ्लैग से और उनके कंट्री वाइड कॉस्ट्यूम से। ये जो प्रोसेशन है सबसे पहले इनके आगे जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड और यूएसए है, जर्मनी और फ्रांस उसके बाद है, उसके बाद जिन भी कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं वो है। इस सीन को जो वो इमेजिन कर रहे थे वो देख रहे जीसस क्राइस्ट, एंजल्स और सेंट्स। बहुत सारे नेशंस जो हैं उनको मोनार्की डोमिनेट कर रही है। सूर्यो ने देखा है कि इन सब के पास अपनी पर्सनल फ्रीडम आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए सारा कुछ यूटोपिया है। अच्छा, तो इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ से डील करेंगे? बहुत सारे जो इश्यूज़ सूर्यो ने इस फिगर में हम लोगों को दिखाए हैं। ठीक है, मोनार्की के बारे में, जर्मनी के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ की हम लोग डील करेंगे। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसा फोर्स की तरह आया जिससे यूरोप के मेंटल वर्ल्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आ गए। ठीक है, अब एंड रिजल्ट क्या था इन चेंजेस का? नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स इन यूरोप। जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस थे मॉडर्न स्टेट की, ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता लेकिन आपके स्कूल एग्जाम्स में आता है। मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस, या मॉडर्न स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो कैसे डिफरेंट है नेशन स्टेट से। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस है मॉडर्न स्टेट की, मॉडर्न स्टेट का क्या मतलब होता है? मॉडर्न स्टेट में पावर जो होता है सेंटर में होती है, सोवरेन कंट्रोल होता है, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल पावर आके आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है। ठीक है, ये चीज़ मॉडर्न स्टेट का आइडिया तो बहुत टाइम से यूरोप में बन रहा था, लेकिन नेशन स्टेट वो था जिसमें सारे के सारे सिटीजन्स, खाली रूलर्स ही नहीं, उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी की एक सेंस आती है, उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, उनका डिसेंट है कॉमन। ये जो कॉमननेस है वो बहुत पुराने टाइम से नहीं है, वो स्ट्रगल से फोर्स करी जा रही है, लोगों के एक्शन से, कॉमन लोगों के एक्शन से, लीडर्स के एक्शन से फोर्स करी जा रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे नेशन स्टेट्स बने और कैसे 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म आया। तो यहाँ पे सोर्स दे रखा है, सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, सोर्सेज से क्वेश्चंस आते हैं। मेरे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और मैं सच बताऊँ किसी को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, तो आप लोग प्लीज़ सोर्सेज को पढ़ लेना, बॉक्सेस को पढ़ लेना। ठीक है, तो सोर्स ए में बताया हुआ अर्नस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। ठीक है, और उन्होंने स्पीच दी थी व्हाट इज़ अ नेशन। वो एक लेक्चर दे रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ सोबर्न में 1882 में। तो जो फ्रेंच फिलोसोफर थे अर्नस्ट रेनन ने, उन्होंने बताया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक देश कैसे बनता है। ये जो लेक्चर था ये आगे एक बड़ा फेमस ऐसे बन के भी पब्लिश हुआ है जिसका नाम था क्वेसे क्वैन नेशन। क्या नाम है? क्वेसे क्वैन नेशन, मतलब कि व्हाट इज़ अ नेशन। इस ऐसे में रेनन क्रिटिसाइज करता है उस थिंकिंग को जो दूसरे लोगों ने दिया है कि नेशन कैसे बनता है, कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी से। ऐसा नहीं है। नेशन एक ऐसा कल्मिनेशन है बहुत लोगों के बहुत पुराने इंडीवर्स का, उनके सैक्रिफाइसेस का और उनके डिवोशन का। एक बहुत हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी, जो कि सोशल कैपिटल है जिस पे एक नेशनल आइडिया बनता है। पास्ट में कॉमन ग्लोरीज होना और प्रेजेंट में कुछ कॉमन होना, इसके लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे और कुछ और अच्छे काम करने की तमन्ना अपने अंदर रखनी पड़ेंगी, और ये इसेंशियल कंडीशंस हैं लोगों की, बीइंग अ पीपल। नेशन जो है एक बहुत बड़े स्केल का सॉलिडारिटी है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक डेली प्लेबिसिट है। प्लेबिसिट क्या होता है?
प्लेबिसेट एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें सारे एक रीजन के सारे लोगों को कहा जाता है कि या तो तुम एक्सेप्ट करो या तो तुम रिजेक्ट करो, उनको बीच का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है। एक प्लेबिसिट है उनकी एग्जिस्टेंस, एक रोज का प्लेबिसिट है कि लोग रोज कहेंगे हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। एक जो प्रोविंस है, प्रोविंस के जो इसके इनहेबिटेंट्स हैं, अगर किसी के पास राइट है कंसल्ट करने का तो वो है उसके रहने वाला इनहेबिटेंट। एक जो नेशन है नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट, मतलब नेशन का कभी भी दूसरे देश के ऊपर उसकी बिना मर्जी के उसको हथियाना कभी भी उसका मन नहीं होगा। एग्जिस्टेंस जो है नेशन की बहुत अच्छी चीज़ है और इवन एक नेसेसिटी भी है, और उनकी जो एग्जिस्टेंस है, अगर एक देश है, देश की एग्जिस्टेंस गारंटी करते हैं कि लिबर्टी होगी, और लिबर्टी चली जाएगी अगर दुनिया खाली एक ही मास्टर होगा। तो ये था अर्नस्ट रेनन की थिंकिंग। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है, डिस्कस summarize the attributes of a nation as Renan understands them, why in his view are nations important। तो यहाँ पे सारा कुछ समरी मैंने दे दिया है कि अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने स्पीच दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन में 1882 में। उस स्पीच में उन्होंने बताया था आइडिया ऑफ, या यहाँ मैं लिखती हूँ ना इसमें बहुत बार दिक्कत जाती है, आइडिया ऑफ, यहाँ पे स्पेस आएगा, आइडिया ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन। रेनन के अकॉर्डिंग नेशन बनता है कॉमन लैंग्वेज से, रेस से, रिलीजन से, टेरिटरी से। ये कल्मिनेशन है लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर, सैक्रिफाइसेस एंड डिवोशन का। एक नेशन जो है, इस नेशन का कोई इंटरेस्ट नहीं दूसरे नेशन को अगेंस्ट इट्स विल उसको एनेक्स करने का या उसकी पावर को लेने का। नेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिबर्टी की गारंटी होती है, और लिबर्टी जो इंडिविजुअल्स की वो चले जाएंगे अगर कोई देश नहीं होगा तो ये था आपका पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आप लोगों को अभी करवाया। एंड आई होप आप लोगों को कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत मुश्किल है, मुझे पता बहुत मुश्किल है चैप्टर। मेरे को खुद बोर्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही ये चैप्टर ढंग से समझ में आया है। सो या थैंक यू, बाय। अब कल मैं आऊँगी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, नेपोलियन वाला, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला। बाय गाइस।